कैसे हैं दोस्तों? मुझे मालूम है कि बहुत से नौजवान दोस्तों को मेरी बातें आज की पसंद नहीं आएँगी, लेकिन मैं ज़रूर कुछ न कुछ आपके सामने अर्ज़ करूँगा, क्योंकि खित्ते में हालात जिस तेज़ी के साथ बदल रहे हैं, की शुरुआत हमने देखी श्रीलंका में जब एक अवामी गम-ओ-गुस्से का इज़हार हुआ और उस वक़्त की हुकूमत को दौड़ना पड़ा अपने मोहल्लात छोड़कर, और वो सारे वाक़यात आपके सामने हैं, मैं उसकी तफ़सील में नहीं जाऊँगा। उसके बाद बांग्लादेश में आज से कुछ महीने पहले आपने वाक़यात देखे, जब एक वेल एंट्रेंच्ड प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजिद, उसके खिलाफ मुज़ाहरे हुए और उनमें इतनी शिद्दत आई कि बहुत सा लॉस ऑफ लाइफ हुआ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हुआ, और उसके नतीजे में हसीना वाजिद जो कि बहुत मज़बूत इक़्तिदार में बैठी थीं, उनको मुल्क छोड़ के भागना पड़ा। कुछ ही दिन पहले आपने इंडोनेशिया में देखा, एक तहरीक ने जन्म लिया जिसमें नौजवानों ने काफ़ी मुज़ाहमत की और काफ़ी शोर-शराबा हुआ। वहाँ भी इख्तियार और इक़्तिदार की लड़ाई, और उसमें अवाम सड़कों पर आए। ताज़ा तरीन वाक़यात जो हैं वो नेपाल में सामने आए, जहाँ पर बहुत से नौजवानों ने सड़कों पर मुज़ाहरे किए। उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा खून-खराबा हुआ। हुक्मरानों को न सिर्फ वहाँ से भागना पड़ा, बल्कि हुक्मरानों का बहुत सा लॉस ऑफ लाइफ भी हुआ। इन सब वाक़यात को देखकर पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर बेशुमार जज़्बाती नौजवानों ने ये कहा, पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह के वाक़यात जन्म ले सकते हैं, और बजा तौर पर पाकिस्तान के अंदर एक फ़ॉर्म 47 की जो हुकूमतें मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ ओहदों की जो बंदरबांट हुई 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद, वो सबको मालूम है। एक ममासलत ड्रा करने के लिए मुख्तलिफ़ बातें इस वक़्त पाकिस्तान का सोशल मीडिया इस गुफ्तगू से भरा पड़ा है। ये दुरुस्त बात है कि जो खित्ते के अंदर जो हालात जन्म लेते हैं, उसके बाद ये कहना कि पाकिस्तान कोई आइसोलेटेड सोसाइटी है आज इस सदी में, इस मॉडर्न दौर में, तो ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान की सोसाइटी है वो इन वाक़यात से, इन हालात से असर ना ले। यहाँ पे कुछ लेकिन आ जाते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे इश्यूज़ सामने आ जाते हैं जिसके बाद मुझे ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के साथ कुछ बात करनी है, बल्कि अरबाब इख्तियार के साथ भी कुछ बात करनी है। सबसे पहला नुकता तो ये है कि पाकिस्तान के हालात और दीगर ममालिक खित्ते में, एशिया में जहाँ अपराइजिंग हुई, उन हालात में बहुत फ़र्क है। और फ़र्क इस तरह है कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट और मुसल्लह अफ़वाज का जो इदारा है, वो इतना डीपली एंट्रेंच्ड है, इतना डीप उसके असरात हैं पाकिस्तान की सोसाइटी और बॉडी पॉलिटिक्स के ऊपर, कि शायद ही तीसरी दुनिया के किसी मुल्क में मिलिट्री इतनी ज़्यादा डीपली पेनिट्रेटेड हो, ना सिर्फ दिफाई मामलात में, बल्कि मुआशी इकोनॉमिक जो मुल्क के हालात हैं, आप जानते हैं कि मिलिट्री एज़ अ इकोनॉमिक माइट कितना ज़्यादा असर रखती है। और लाखों लोग जो हैं उनका, लाखों फैमिलीज़, ना सिर्फ लाखों लोग बल्कि लाखों फैमिलीज़, उनका रोज़गार भी वाबस्ता है, उनके बच्चे, उनकी ख़वातीन। तो एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो भी ज़ाहिर है हम ही हैं, वो कोई पराये तो है नहीं। अब आर्मी के लोग जो हैं या मुसल्लह अफ़वाज के लोग जो हैं वो हम ही हैं, हमारे भाई हैं, हमारे कज़न्स हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, किसी घर का बेटा है, किसी घर का वालिद है, तो वो कोई पराये तो है नहीं। लेकिन मिलिट्री को बतौर इंस्टीट्यूशन देखना जो है, उसकी गहराई से तज्ज़िया करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर हालात जो हैं वो कतई तौर पर मुख्तलिफ हैं। बजा तौर पर इंसानी हकूक़ का मामला और पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टीट्यूशनल डिग्रेडेशन हमने देखी पिछले 2 एंड हाफ ईयर्स में, ख़ास तौर पे अदलिया और ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल जो ओहदों के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं। अब ये बात दुरुस्त है कि वो फ़ॉर्म 47 यानी अवाम के वो मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं, बल्कि एक हाइब्रिड सिस्टम है। वो ज़ाहिर है कि इस वक़्त जो सिस्टम के अंदर जो सिविलियन वज़रा बैठे हैं, वो भी इस बात को तस्लीम करते हैं और वो भी इस बात को जानते हैं। तो इसमें कुछ छुपाने वाली बात तो है नहीं कि पाकिस्तान के अंदर 2 फैक्टर्स मौजूद हैं। ए फैक्टर तो ये है कि पाकिस्तान की सोसाइटी जो 4 सूबे और आज़ाद कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान अपने-अपने मुख्तलिफ मसाइल का सामना कर रहे हैं, और एक डाइवर्जेंस है, इत्तेफ़ाक नहीं है। आप देखें कि केपी के इश्यूज़ जो हैं वो कुछ और हैं, वहाँ पे तालिबान फैक्टर, टीटीपी फैक्टर है, और वहाँ पे कबायली फैक्टर्स हैं। फिर आप पंजाब में आ जाएँ तो पंजाब वैसे सैलाब की ज़द में है, और पंजाब के लोगों का मिज़ाज जो है वो भी तारीख़ी तौर पे सबके सामने है। सिंध के मामलात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और बलूचिस्तान
ایک 180 ڈگری پہ اس وقت اس کی سچویشن ہے، اور سیکیورٹی کے حالات اور وہاں پہ جو قوم پرست تحریکیں، مسلح جو تحریکیں ہیں، تو لہٰذا یہ کہنا کہ پاکستان کی 30 کروڑ عوام کے اندر کوئی یونٹی ہے اور کوئی اسٹرگل کرنے کی ایک جد و جہد کرنے کا کوئی ایک مشن ہے سامنے، تو وہ ایسا نظر نہیں آتا۔ کے علاوہ جو ایک اہم ترین فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ مسلح افواج کی جو ضرورت ہے، وہ ہم نے مئی کے پہلے 10 دنوں میں جو واقعات دیکھے انڈیا کے ساتھ، جو ایک لمیٹڈ وار ہوئی، اس کے بعد ایک دم ملٹری جو ہے وہ اس کی جو ایک رینکنگ اور ریٹنگ جو تھی وہ ایک دم اوپر چلی گئی۔ یہ سچویشن ابھی ٹلی نہیں ہے، بقول انڈین گورنمنٹ کے آپریشن سندور ابھی ختم تو نہیں ہوا، تو یہ کسی وقت بھی ایسکیلیشنز جو ہیں وہ دوبارہ ہو سکتی ہیں اور پاکستان کے اندر۔ تو یہ دلائل جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ دلائل ہمیں عوام کو سمجھانے کے لیے ہے کہ پاکستان کے حالات، چاہے جتنی بھی سفوکیشن ہو، جتنی بھی پابندیاں ہوں، جتنی بھی اداروں کی ڈیگریڈیشن ہو، اس کے باوجود پاکستان کے حالات نہ صرف دوسرے علاقوں سے، دوسرے ممالک سے مختلف ہیں، بلکہ پاکستانیوں کا جو ڈی این اے ہے وہ بھی ذرا تھوڑا سا مختلف قسم کا ہے، کیونکہ اس خطے کے اندر تحریکیں جو ہیں وہ خاص طور پر پنجاب اور سندھ، ان کے اندر کوئی اس طرح کی تحریکوں نے کبھی جنم نہیں لیا کہ جو دن کو رات کر دیں اور رات کو دن کر دیں۔ اس طرح پہلے بھی جو اٹیمپٹس ہوئی ہیں اس کا نتیجہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ اور آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کا لیڈر لیس جو انقلاب یا تحریک، اس کا تقاضا کرنا وہ بھی کوئی شاید اچھا ایک فیصلہ اس لیے نہیں ہے کہ اگر کہیں پر اس طرح کی مزاحمت ہوتی ہے اور اداروں کے ساتھ کہیں ٹکراؤ ہوتا ہے، اس کا نتیجہ جو بھی ہو، چاہے وہ اداروں کی کامیابی کی صورت میں ہو یا ایک لیڈر لیس تحریک کی کامیابی کی صورت میں ہو، نتیجہ اچھا نہیں ہو۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ٹوٹا پھوٹا نظام جس طرح کا بھی ہے، بہرحال آپ اور میں جہاں رہتے ہیں وہاں پہ کوئی تھانہ ہوگا، میں اور آپ جہاں رہتے ہیں وہاں محکمہ مال ہے، محکمہ نہر ہے، محکمہ انکم ٹیکس ہے، محکمہ ہائی وے یا بلڈنگز ہے، چلیں وہ میری اور آپ کی توقع کے مطابق کام کریں یا نہ کریں، ایک جوڈیشری کا نظام ہے تحصیل لیول پر، ضلع لیول پر ہائی کورٹس ہیں، تو اس میں بجا طور پر آئینی معاملات میں عدلیہ کا جو کردار ہے وہ تو ہم سب نے دیکھا اور دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر فرض کریں کوئی زورا بی بی بنام نبی بخش کوئی شفے کا معاملہ ہے، یا کوئی سرکار بنام احمد کوئی لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہے، تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں تو ایک ٹوٹا پھوٹا نظام بہرحال کام کر رہا ہے۔ جب کسی مسلح انقلاب کی صورت میں، خونی انقلاب کی صورت میں جو معاشرہ جس طرح ڈس انٹیگریٹ ہوتا ہے، اس کے نتائج بہت خوفناک ہوتے ہیں، اور وہ کبھی بھی جیتنے والا اگر ایک عوام کا ایک گروہ جو ہے وہ کچھ دن نعرے لگا لے گا، لیکن اس کے جو کانسیکوینسز ہیں جب ایک سوسائٹی ڈس انٹیگریٹ ہوتی ہے تو وہ خوفناک نتائج کو جنم دیتی ہے۔ تو میں آپ کو تیزی کے ساتھ 2 یا 3 نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس طرح کا لیڈر لیس انقلاب جو ہے وہ کیا بھیانک نتائج جو ہیں وہ جنم دیتا ہے۔ تو پہلا جو ہے پرابلم وہ تو ہے جی پاور ویکیوم، ایک طاقت کا خلا جو پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ طاقت کا مرکز جو ہے اگر وہ ڈسٹیبلائز ہو جائے، جیسا کہ نیپال میں ہم نے دیکھا، تو ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے اور اس خلا کے نتائج بہت بھیانک ہوتے ہیں۔ پھر لا اینڈ آرڈر بریک ڈاؤن ہے کہ ظاہر ہے جب چور و چکے یا قاتل یا اس طرح کے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے، جب افراتفری کا ماحول ہوتا ہے، جب کسی کو معلوم ہے کہ کوئی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی رٹ جو ہے، چاہے وہ 2 دنوں کے لیے بھی یا 4 دنوں کے لیے بھی اگر وہ رٹ قائم نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ لوٹ مار، آرسنز اور نظر آتش کرنا جائیدادوں کو اور لوگوں کو جان سے مارنا۔ تو اس طرح کے واقعات انقلابات میں ہم نے دیکھے۔ پھر اکنامک کولیپس ہے۔ اب دیکھیں کہ حسینہ واجد کا دور آپ نے دیکھا، بجا طور پر ظلم تھا، جبر تھا، قتل و غارت تھی، اپنے مخالفین کو تباہ کرنے کا سارا مشن تھا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ حسینہ واجد کے دور میں اکنامک سٹیبلٹی اس طرح تھی کہ کچھ سال ایسے بھی تھے جب گروتھ ریٹ 8% تک چلا گیا، دیٹ واز امیزنگ۔ لیکن اس کے بعد بجا طور پر ایک انہوں نے سنبھالا تو ہے، وہاں پہ جو یونس صاحب ہیں اس وقت جو بنگلہ دیش کے معاملات کو مینج کر رہے ہیں۔ پھر ایک سوشل فریگمنٹیشن ہو جاتی ہے، سماجی طور پہ ایک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ایک قوم کا 100% لوگ جو ہیں وہی ایک سائڈ پہ چلے جائیں۔ معاشرے کے اندر جب اس طرح کے خونی واقعات ہوتے ہیں تو معاشرہ بہت برے طریقے سے تقسیم ہو جاتا ہے، اور پاکستان کے حالات تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ 4 صوبے ہیں اور 8 ایشوز ہیں، بلکہ 10 ایشوز ہوں گے، کیونکہ ہر صوبے کے اندر الگ الگ
लोगों की प्रायोरिटीज़ हैं, अलग-अलग लोगों के मामलात हैं, खतरनाक एक वैक्यूम जो पैदा होता है, तो उसके नतीजे में बैरून मुल्क से मेडलिंग शुरू हो जाती है, फॉरेन इंटरफेरेंस शुरू हो जाती है, ये भी तारीख में हमने देखा। तो कुछ वाक़यात मैं आपके सामने रखता हूँ कि जब इस तरह का एक अवामी इनकलाब और खूनी इनकलाब आया, तो किस तरह मुआशरे जो हैं, उनमें तबाही आई। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आप देखें 1789 से लेके 1790 का जो अशरा था, उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो उसमें मॉब जो है वो खलकत ने किस तरह लूट मार की, किस तरह तबाही और बर्बादी हुई, इसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता। रशियन रेवोल्यूशन 1917 में आया, उसके नतीजे में रशिया में किस तरह मुआशरा तबाही का शिकार हुआ। फिर अरब स्प्रिंग देखें हमने, मैं उस वक्त, ये तो कल की बात है, 2011 में अरब स्प्रिंग लिबिया में, सीरिया में, यमन में, तो लफ्ज़ कितना खूबसूरत था। वो मैं और आप भी शायद फैसिनेट होते होंगे जो उस वक़्त नौजवान जिनको ये वाक़यात याद हैं। उसका नतीजा ये निकला कि वो मुआशरे मज़ीद डिसइंटीग्रेशन का शिकार हो गए। हम उस वक़्त तो खुश हुए कि अवामी बेदारी की एक बहुत बड़ी लहर आ गई है, और सोमालिया 1991 में ये वाक़यात हुए और वहाँ का मुआशरा जो है, वो भी तबाही का शिकार हुआ। ये सारा कुछ कहने के बाद आखिर में मैं एक आधा पॉइंट सिर्फ अर्ज करता हूँ कि अरबाब इख्तियार को ये देखना होगा, तारीखी एतबार से ये मुमकिन नहीं है कि खित्ते के वाक़यात से पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो आइसोलेट रहें, ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी वाक़या, कोई भी इंसिडेंट, कोई भी इवेंट जो है वो हालात को ट्रिगर कर सकता है। जिस तरह पिछले साल नवंबर के कुछ वाक़यात हुए, खुदा ना खास्ता खून खराबे का इम्कान भी हो सकता है। अरबाब इख्तियार की खिदमत में बड़े अदब से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल डिवाइड है, उसको ख़त्म करना और एक फेयर प्ले का होना, ये अशद ज़रूरी है, वरना बाज़ औक़ात तज्ज़िये गलत साबित हो जाते हैं, एनालिसिस झूठे पड़ जाते हैं। मैं तो सिर्फ़ एक हिस्ट्री का तालिब इल्म हूँ, पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म हूँ, मुआशरे का एक स्टूडेंट हूँ, तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि तारीख की रूह से क्या वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। मैं कोई दलील देख रहा था किसी की सोशल मीडिया पे कि जी 1947 में भी तो लोग उठ खड़े हुए थे, यानी क्या में पाकिस्तान के वक्त इम्तहान नहीं लेना चाहिए। ये देखना चाहिए कि अवाम क्या चाहते हैं, अवाम की अक्सरियत का रुख किस तरफ है। वो कुछ भी चाहते हों, शायद ये वक्त आ गया है कि जब अरबाब इख्तियार को अपनी पॉलिसीज़ पर नज़र-ए-सानी करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ ये तादेर ये सिस्टम इस तरह को चलाना, जिसमें अवाम की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ना होने के बराबर है, और अजीब-ओ-गरीब किस्म के मखलूक पाकिस्तान के ऊपर इस वक़्त मुसल्लत है, पॉलिटिकली शायद मुनासिब नहीं होगा। हालात को उस जगह पे ना लेके जाएँ कि जब ये खित्ते के अंदर उभरने वाली तहरीकें जो हैं, ये एक स्टिमुलस बन जाएँ, ये चीज़ों को ट्रिगर करने का बायस बन जाएँ। आपके वक़्त का शुक्रिया।